अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल। जिना एवेन्यू और शारा दस्तूर के जंक्शन डी चौक में पहुंचने की जो चैलेंज था वो पीटीआई ने कबूल किया। यहां वर्कर पहुंचे भी, मगर एक अंधनाक सानहे के ऊपर ये एहतजाज ख़त्म हुआ। कल ही हुकूमत की तरफ से एक मसल्ला ऑपरेशन किया गया जिसमें आम शहरियों और एहतजाज करने वालों पर गोलियां भी चली, बेशतर ज़ख्मी भी हुए और हलाकतों का भी दावा किया गया पीटीआई की तरफ से, और बड़ी तादाद में लोगों को दो बड़े अस्पतालों में भी ले जाया गया। कल के ऑपरेशन के बाद आज हुकूमत ने अपनी फतह का, अपनी कामयाबी का बाकायदा ऐलान भी किया और इन एहतजाज करने वालों को शरपसंद और फसादी करार देकर भगाने पर फ़ख्र का इजहार भी किया। हुकूमत के वज़रा भी इस बात का इयादा करते रहे कि पीटीआई ने अपने एहतजाज की कॉल के मुताबिक और अपने दावे के मुताबिक डी चौक में पहुंचने का जो एक अमल था वो पूरा नहीं किया, वो इसमें नाकाम हुए हैं। मगर क्या ये वाकई किसी सियासी जमात या फिर किसी ऐसे शख्स की नाकामी थी जिसने डी चौक के ऊपर धावा बोलने की कोशिश की थी, या फिर ये आम शहरियों का एहतजाज था जो उनका बुनियादी हक था जो उनको नहीं दिया गया? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या हुआ? ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब शरपसंद थे और कल अचानक ही आपके लीडरान जो हैं बुशरा बीबी भी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उसी तरह वापस हुए जैसे पहले वापस होते रहे हैं। ये कल का क्या मामला था और किसकी कामयाबी हुई है, किसकी नाकामी हुई है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज के निहत्ते मासूम शहरी जो हजारों की तादाद में थे या लाखों की तादाद में थे, बहरहाल कल आप सारी पाकिस्तानियों ने देखा, सारे दुनिया ने देखा, वो निहत्ते लोग थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे और वहाँ गए। ये तो यजीद ने भी दावा किया था कि मैं जीत गया हूँ और हुसैन शहीद कर दिया गया है और वो हुसैन और उनके जो लवाहिकीन थे वो हार चुके हैं। ये ऐसा नहीं है। देखें, पॉलिटिकल वर्कर्स तैयार होते हैं शेलिंग खाने के लिए, तैयार होते हैं लाठीचार्ज के लिए, तैयार होते हैं गिरफ्तारी के लिए और जेल जाने के लिए। ये एक 4 प्रोसेस है। लेकिन ये तो हमने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा कि डायरेक्ट फायरिंग के नतीजे में लोगों को शहीद किया गया और इतनी गोलियां बरसाई गई जो वहां ऐनी शायद थे। आपके जो लोगों को देख लें, सारी खड़ी हुई हजारों की तादाद में, अब तो ये 200 से ज्यादा गाड़ियों का कह रहे हैं, हजारों की तादाद में खड़ी हुई सारी गाड़ियां उन्होंने तोड़ दी और किसी को सलामत नहीं छोड़ा। और जिस अंदाज से गोलियां चली और कई लोग जो मर गए, शहीद हो गए। हमारे 8 की कल शाम को हमें कंफर्मेशन मिली थी, वो हमने लिस्ट आपको भेज दी। लेकिन जो बाकी लोग हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 40-50 के करीब शायद इससे भी ज्यादा हों। लेकिन हॉस्पिटल्स वालों को मना कर दिया गया कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी, ना इंजर्ड के बारे में, ना ही जो शुहदा है उनके बारे में। मगर शोएब शाहीन साहब, ये तो आपकी पार्टी को जारी करनी चाहिए ना फहरिस्त के, आपकी पार्टी को लोगों ने राब्ता नहीं किया। ये क्या मामला हुआ? आपको क्यों नहीं मालूम कि आपके कौन कौन से कारकुन या आपके जो सपोर्टर्स हैं उनकी शहादतें हुई हैं? देखें, बहुत सारे हजारों की तादाद में गिरफ्तार हैं। जो इन्होंने तो कहा ना कि 650 बंदे हमने रात कल गिरफ्तार किए, ये भी गलत फहमी। हजारों की तादाद में गिरफ्तार है। हजारों की तादाद में वो हैं जो एक लिहाज से अभी मिसिंग में शामिल हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में वेयर अबाउट्स हमारे तक आई जा रही हैं कि जी इनके बारे में पता करके बताएं। अब जब तक कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने ना आए हम कोई ऐसी बात या लिस्ट जारी कर दें, क्योंकि देखें ना, अब इस वक्त आज तक तो ज़ाहिर मोबाइल और नेट सर्विसेज का भी जो हाल था वो आपके सामने है, तो हम वो राब्ता भी कर रहे हैं। अब ये तो काम था हॉस्पिटल इंतजामिया का कि वो जो उनके पास इंजर्ड आए हैं, आपको पता है कि वो जो थोड़े जख्मी थे उनको तो पुलिस उठा के ले गई, जो उनके साथ लवाहिकीन या उनके दोस्त या कारकुनान उनको लेकर गए थे, वो जहाँ बैठे हुए थे उनको भी उठा के ले गए। अब ना तो उन कारकुनान का राब्ता हो रहा है जिनके मोबाइल भी ज़ाहिर बंद हो गए हैं, वो उठा के ले गए। अब जो पुलिस की कस्टडी में है तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पुलिस जो हमारा कारकुन है वो पुलिस की कस्टडी में है जब तक उनको पेश न किया जाए और पूरी रिपोर्ट्स ना सामने आए।
और कौन सा जो वर्कर है वो शुहदा की लिस्ट में है या मिसिंग पर्सन्स में है। अच्छा, आपके लोग शाहिद साहब, आपके लोग क्या अस्पतालों में गए? क्योंकि पिम्स अस्पताल की तरफ से और पॉलीक्लिनिक अस्पताल की तरफ से भी आज बाकायदा सरकारी बयान जारी किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली जो ख़बरें हैं हलाकतों के हवाले से वो बेबुनियाद हैं। और बहरहाल पिम्स की तरफ से जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें आपकी जो शेख वकास अकरम साहब की ट्वीट है उसमें जो नाम दिए गए हैं जो हलाक होने वाले हैं उनमें से अनीस शहजाद और अब्दुल मुबीन जो हैं उनके नामों की तस्दीक तो की जा रही है पिम्स की तरफ से जारी करदा फहरिस्त की। और तीसरी एक अनअटेंडेड बॉडी है पॉलीक्लिनिक के अंदर। तो आपके लोग अभी तक अस्पताल में जाके इस तरह की नामालूम जो लाशें हैं उनकी भी शनाख्त करने से कासर हैं, क्या मामला है? मगर दूसरी तरफ पिम्स में भी जो शेख वकास अकरम की ट्वीट में नाम दिए गए हैं, पिम्स के जो रिकॉर्ड है जो हमने खुद चेक भी किया है उसमें अहमद वली साहब के नाम की तस्दीक होती है पिम्स के रिकॉर्ड में और मोहम्मद अलियास के नाम की भी तस्दीक हो रही है। मगर एक पीटीआई का वर्कर है जो जिसके आगे लिखा है मगर वो अननोन है। अब मालूम नहीं उस डेड बॉडी पे पीटीआई के झंडे थे, स्टिकर्स थे, क्या थे, मगर लिखा है पिम्स के रिकॉर्ड के मुताबिक कि वो पीटीआई का वर्कर है मगर अननोन है। तो आप लोग अस्पतालों में जाके क्यों नहीं ये मालूम कर रहे कि एक्चुअली कौन लोग हैं जो आपके कारकुन हैं और जिनकी डेथ हुई है? जी, उसके बारे में देखें, जो तो उनके वरसा या जो अशखास जाते हैं उनको तो वो या तो पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और जो हैं हमारे वरसा जाते हैं उनको वो देने को तैयार नहीं है। अब जो नामालूम वाली बात है, अनआइडेंटिफाइड, जो कल से हम कह रहे हैं, उसके लिए हमारे लोग गए और उनको कोशिश भी की कि इनको ये जारी किया जाए, इनको ये दिया जाए। उन्होंने कहा जी हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। उन्होंने कहा हम प्रोसेस करेंगे। उन्होंने पुलिस को बुला के उनके थंब इम्प्रेशन लिए। उन्होंने कहा कि जो आप इसकी जब तक शनाख्त नहीं होती तब तक हम वो लाश हवाले नहीं करेंगे। ये कल की रिपोर्ट है। और तो लिहाजा देखें, जो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस तरह झूठ बोलने पे आ जाएं, जब गवर्नमेंट नुमाइंदे, आज आपने दो बज़ाहर मोतबरीन, मगर वो मोतबरीन नहीं थे, वो गुलाम ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह यजीदियत पे यकीन रखने वाले दो अशखास थे, उन्हें कहा जी एक गोली नहीं चली। और कोई मोहसिन नकवी की आप स्टेटमेंट देखें, कोई एक लाश दिखा के लेते हैं, कोई एक मेरे ख्याल में ये हम थोड़े शॉर्ट चला देते हैं। ये अता तारड़ साहब का शायद शॉर्ट है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पोली क्लिनिक की इंतजामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई लाशें नहीं आई। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले सुबह से ये इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे कि जी लाशें गिरी हैं, ये देखें जी ये 2 डिसीज्ड हैं, इसकी लिस्ट है। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है, जो कोई लाश मिले तो कहते हैं जी हमारे लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। मैं कल रात डी चौक से लेके 7th एवेन्यू तक मैंने पूरा जो है इस एरिया का चक्कर भी लगाया। मैं रात गए यहाँ मौजूद भी रहा और कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ, जो ये लाशें गिरने की बात कर रहे हैं सबूत दें उसका, बताएं किधर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहाँ है वो रिकॉर्ड। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं, मगर मौके से आप फरार हुए हैं। जो 150 पुलिस वाला जख्मी है, जो 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, जो 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, जो आपके लोग असला चलाते देखे गए हैं, बंटे गुलेलों से चलाते देखे गए हैं, जो आपके लोग बाकायदा ऑन रिकॉर्ड शेल फायर कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के हवाले से आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? बहरहाल बड़े ही अफसोसनाक बात है। ये वज़ीर इत्तलात हैं जो ब्लू एरिया के अंदर लाशों को तलाश करते रहे हैं। इनसे इतना नहीं हुआ कि अपने हस्पतालों का सरकारी रिकॉर्ड देख लेते हैं। आज पॉलीक्लिनिक के अंदर मैंने खुद जाकर वहाँ के मुतल्लिका डॉक्टर से उस फहरिस्त के हवाले से सवाल किया जो पॉलीक्लिनिक की फहरिस्त थी, और जो फहरिस्त हमें मिली उस फहरिस्त की पॉलीक्लिनिक के ज़राए ने तस्दीक की है। और साथ में ये भी कहा है कि ये 28 की नहीं, ये कुल 29 जो हैं
लोग हैं, जिनमें से दो डेड हैं और ये गन शॉट है। जो फहरिस्त है पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है उसमें बाकायदा मेंशन है कि ये गन शॉट वुंड्स हैं, और जो गन शॉट वुंड्स हैं वो 28 के करीब लिस्ट में उनका जिक्र है, और अता तारक कह रहे हैं कोई गोली का निशान नहीं है, जिसमें से दो जो हैं उनको गन शॉट का वुंड से वो एक्सपायर हुए हैं, और तीसरा जो डेड बॉडी है उसकी अभी शनाख्त नहीं हो रही मगर वो भी गन शॉट वुंड है। और ये 26 नवंबर की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के दौरान ये तमाम लोग जो हैं इनको लाया गया इलाज की गर्ज से पॉलीक्लिनिक में। इसी तरह जो पिम्स का रिकॉर्ड है, पिम्स का रिकॉर्ड भी बड़ा ही मैं समझता हूँ कि आंखें खोल देने वाला है, ख़ास तौर पे अता तारक साहब की आंखें खोल देने वाला है। और उसके मुताबिक भी फायर आर्म इंजरीज़ जो 26 नवंबर की रात को पिम्स की इमरजेंसी में रिसीव हुई वो 6 थी, और उसमें फायर आर्म इंजरीज़ बाकायदा लिखा हुआ है पिम्स के रिकॉर्ड में कि ये फायर आर्म्स इंजरीज़ हैं। और जो डेड लाए गए जो कि तस्दीक शुदा हैं कि वो पीटीआई के हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि अहमद वली हैं, मोहम्मद अलियास हैं जिनका नाम पीटीआई ने भी जारी किया है, और एक नामालूम है जिनके आगे पिम्स के रिकॉर्ड में भी लिखा गया है ये पीटीआई के वर्कर हैं। तो शोएब शाहीन साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक आपके गिरफ्तार शुदा जो वर्कर्स हैं उनकी कोई फहरिस्त जारी की है ताकि मालूम हो सके कि लोग जिंदा हैं और ज़ेरे हिरासत हैं या डेड बॉडीज़ लापता हैं, क्या है? कोई डिटेल जारी की है इस्लामाबाद पुलिस ने, नामों की फहरिस्त? नहीं जी, अभी तक कोई नामों की फहरिस्त जारी नहीं की, सिर्फ ये बताया है कि जी 7 FIR दर्ज हुई हैं। वो FIR भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, ना ही हमें पता चली हैं। अब प्रॉबेबली शायद वो कल किसी को पेश करें या किसी को अदालत में पेश करें या कोई FIR की कॉपी हम लेने में कामयाब हो तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग वाकई वो उन्होंने उठाए हुए हैं और कितने वो ले गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कितनों को उन्होंने गायब किया हुआ है। बल्कि कल रात को हमारा वो जो सालार का आकड़ है क्वेटा वाला, वो शुहदा को साथ लेके जा रहा था, उसको मोटरवे से उनको उठा लिया, बाकी लोगों को जेलों में मतलब थानों में बंद कर दिया और उसको गायब कर दिया। अभी तक उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो उसके अजीज रिश्तेदार रब्ता कर रहे थे कि जी उनका पता करके बताएं या क्रिएट करें। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिली है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, क्विकली आखिर में ये बता दें कि बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं पीटीआई भाग गई, पीटीआई के दावे धरे के धरे रह गए और पीटीआई की लीडरशिप फरार हो गई, ये आखिरी कॉल नहीं थी, ये मिस्ड कॉल थी, तो ये क्या है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफसोस से कहना पड़ता है, इस वक्त सवाल सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी तमाम तर फस्तायत को फेस करने के बावजूद लोग डी चौक में पहुंचे, लोग जिना एवेन्यू में पहुंचे और शदीद तरीन एहतजाज किया उन्होंने अपना, और एहतजाज रिकॉर्ड कराया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। लेकिन अब एक रियासत जो कि माँ का दर्जा होना चाहिए था जिसका, जो वो इस तरह की फस्तायत पे उतर आए। मैं कहता हूं कि अगर आपका 10 लाख का मजमा हो और अगर सिर्फ 10 बंदे बंदूकें लेके वो निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे, तो मुझे बताएं वो 10 लाख का मजमा निहत्ता क्या करेगा? या तो ये हो ना कि हम एक अस्करी पार्टी हूं, हमें पता हो कि सामने से जो हमारा दुश्मन है या हमारा मुखालिफ है उसके हाथ में असला है और हमारे हाथ में भी असला है। मगर आईजी पुलिस ने तो बाकायदा बरामद शुदा असले की नुमाइश भी की है जिसमें क्लाशनकोफे थी और एम्यूनेशन था। वो क्या था कि जो बरामद हुआ है? देखें, आप सारी दुनिया ने कल देखा, आपके सामने था ना, कौन सा हमारा वर्कर, ये सेफ सिटी की बातें भी कर रहे हैं, कोई एक वर्कर के हाथ में मुझे असला दिखा दें। कल सारा दिन सारी दुनिया ने देखा, उसको पूरी मीडिया ने शुरू से लेकर आखिर तक दिखाया, जब से बल्कि अटक पुल से आगे से लेकर बल्कि पेशावर में CM हाउस से लेकर आज तक आखिरी वाक़े तक, कौन से वीडियो में, कौन सी ऑडियो में, कौन सी फुटेज में हमारे लोग असला चलाते हुए या असला ले आते हुए इस्तेमाल हुए। बेईमानी का तो कोई हल नहीं है, बदमाशी और बेईमानी का आपने खुद उनका कट्टा चट्टा खोल दिया। वो वज़ीर इत्तलात है, वो कह रहा है कि जी मैं लाशें ढूंढता रहा हूं, मुझे नहीं मिली, और वो आपने खुद तस्दीक उसकी कर दी है। इन बेईमानों का, इन झूठों का क्या आप जवाब दें? बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी वाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ बशीर चौधरी और साकिब बशीर से।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हुकूमत के ये दावे कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली, वक्त के साथ साथ झूठे साबित हो रहे हैं और हस्पताल पिम्स और पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है और जो थोड़ी बहुत हमने तहकीकात की हैं और जो हमारे पास दस्तावेज़ात आई हैं उनके मुताबिक बड़ी तादाद में गन शॉट वूंड यानी कि गोली से ज़ख्मी होने वाले कुछ PTI के और दीगर अफराद जो भी एहतजाज में शामिल थे उनको पिम्स और पॉलीक्लिनिक दोनों अस्पतालों में लाया गया और उनमें से कुछ लोगों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है जो कि गोली से मरे हैं। उनमें पहले भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने आपको बताए थे कुछ नाम वो हैं जिनको PTI के जो रहनुमा हैं शेख वकास अकरम उनकी ट्वीट में भी जिनका जिक्र किया गया था और कुछ दीगर नाम भी हैं। बहरहाल हस्पताल की इंतज़ामिया की तरफ से इस हवाले से तावन नहीं किया जा रहा, ना तो ही पिम्स और ना ही पॉलीक्लिनिक। मगर एक जो सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल आया है जिसको हम ज़मीर की आवाज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो सियासतदानों का रद्द-ए-अमल था और जो मीडिया पे बैठे कुछ सहाफ़ी और एंकरों का रद्द-ए-अमल था वो इतना मज़ाक़ खेज़ और तज़हीक आमेज़ था कि PTI और इमरान खान की दुश्मनी में आम लोगों पर चलने वाली गोलियों का भी एहसास नहीं किया गया और मजाक उड़ाया गया कि लोग भाग गए, फरार हो गए और जो दावे थे कि डी चौक में पहुंचेंगे वो धरे के धरे रह गए। इसमें कोई शक नहीं सियासी तौर पे ये दावे गलत साबित हुए, मगर क्या जो कुछ कल इंसानियत के साथ हुआ लाइटें ऑफ करके अंधेरे में और फिर जिस तरीके से ज़ख्मियों को और लाशों को अस्पतालों में पहुंचाया गया फिर हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, ये सब कुछ एक इंतहाई इंसानियत सोच था। और शायद इन्हीं हालात की वजह से और तो कोई नहीं मगर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के एक ऑफिसर ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ और ज़मीर की आवाज़ ने उन्हें इतना तंग किया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर हैं पीर सलमान शाह राशिदी जो कि सिविल सर्वेंट हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है 38 कॉमन से, उन्होंने बाकायदा आज की तारीख में अपना इस्तीफ़ा जो है वो सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात और नशरियात को भेज दिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सलमान शाह राशिदी साहब। राशिदी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत रेयर होता है कि कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह के सियासी हालात के ऊपर अपना यूँ रद्द-ए-अमल दे कि अपनी सारी उम्र की नौकरी उससे दस्तबरदार हो जाए और इस्तीफ़ा दे दे। तो आपको क्यों ऐसा करना पड़ा, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया, क्या देखा आपने? बहुत शुक्रिया मतुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। देखिए बात यह है कि ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीर पर फैसला करता है कि नहीं करता, लेकिन असल में मैंने किसी सुनी सुनाई बात पर ना मैंने ये फैसला नहीं किया। अब बदकिस्मती से मैं उसी इलाके में ही रहता हूँ डी चौक के करीब, तो मैं जब ये धरना ये जो जुलूस था PTI का जब ये पहुंचा है कोई मेरे घर के करीब, तो हम दोपहर को कोई धमाके, कोई लोगों की आवाज़, कोई गानों की आवाज़ सुन तो रहे थे, लेकिन कोई 11 बजे हुआ उसके बाद एकदम एक हड़बड़ सी मची और बहुत सी हमें फायरिंग की आवाज़ मुझे सुनने को मिली। तो हम नीचे उतर गए अपने फ्लैट से। जब हमने नीचे देखा तो मुझे तो क़यामत सुग़रा का माहौल नजर आया। लोग भाग रहे हैं, उसमें नौजवान भी थे, उसमें कुछ बूढ़े भी थे और जाहिर बात है मेरे लिए ये बहुत एक पुरसोस एक लम्हा था कि जब मैं अपने मुल्क के लोगों को देख रहा हूँ और उनमें से कोई भी मुसल्ला नहीं था। एक नौजवान लड़का मेरे करीब आया, हम और भी 2-3 लोग खड़े हुए थे, तो वो आया, उसकी टांग पे गोली लगी हुई थी और वो मुझसे पिम्स का रास्ता पूछ रहा था कि भाई मुझे पिम्स का रास्ता बता दें ताकि मैं चला जाऊं। खैर हम तो जाहिर बात है क्योंकि वो हंगामा इतना हो रहा था हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहरहाल को एक टैक्सी वाला गुजर रहा था, उसने उसको जल्दी से बिठा के वो वहां ले गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सिविल सर्वेंट्स किसी भी मखसूस हुकूमत के मुलाजिम नहीं है कि हम उनकी डायरेक्शंस लें। हम सिविल सर्वेंट्स रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम की हैसियत से हम सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं। अगर कोई भी हुकूमत आपसे मावराए आइन या मावराए कानून कोई तकाजा करती है तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स को वो नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ऐसी किसी जिम्मेदारी पर तैनात नहीं था कि मैं उस तरह करता, लेकिन मैंने जो कल हालात देखे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका और उसके बाद फिर मैंने यही कहा कि मेरे ख्याल से मैं कम से कम ये हिस्सा डाल सकता हूँ मुल्क कौम के लिए कि मैं सिस्टम से अपने आप को अलग कर लूँ। मतलब एक लोग थे
वो अपना एक आईनी हक अदा करने आए, आप उन्हें करने दें। अगर नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिरुल कादरी आए थे, वो कफन भी बांधा हुआ था, उन्होंने एसएसपी पर भी तशद्दुद किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुफ्तो शनीद से उनको भेज दिया। इमरान खान के दौर में टीएलपी वाले आए, इमरान खान के दौर में मौलाना फजलुर रहमान आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, लेकिन वो भी गुफ्तो शनीद से हो गया। ये मतलब मेरे ख्याल से, और मैंने कोई सुनी सुनाई बात तो नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, लोगों को भागते हुए देखा है, लोगों की मैंने चीखो पुकार सुनी है, मैंने उनको देखा है। एक नौजवान लड़का मेरे पास आया कि भाई अगर आप मेरी ये मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते, हम और हम मदद भी नहीं कर सकते थे, हम इतने खौफजदा थे। तो लिहाजा मैंने अपनी बेबसी देखी, और मैं हरगिज इस चीज में नहीं आ सकता कि मैं अपने तारीख में उन लोगों के साथ अपना नाम लिखवाऊं जो अपने ही लोगों पर जुल्म और जबर कर रहे हैं। ठीक, तो बस इसलिए मगर राशिद साहब, आपके जो ट्विटर हैंडल है, आप पहले भी सियासी नौयत की कुछ ट्वीट्स करते रहे हैं और पीटीआई की हमायत में भी ट्वीट्स करते रहे हैं, तो बतौर सिविल सर्वेंट क्या ऐसा आपको करना चाहिए? देखें आइन का आर्टिकल 19 है जिसमें मुझे ये हक हासिल है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करूं। जब तक मेरे कोई भी स्टेटमेंट मेरा किसी रियासत के किसी इदारे को या पाकिस्तान के जो नज्म नस्क को अगर खतरे में नहीं डाल रहा, तो मैं हक पर जाने वो अपने इज़हार राय पर, मुझे आर्टिकल 19 में हक मिला। मगर आप जो हैं वो साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के भी बहुत करीब रहे, उनके पर्सनल स्टाफ में भी रहे। मैं 5 वजीरों के साथ रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ रहा हूँ, मैं पीटीआई के शिबली फराज, फवाद चौधरी और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी 6 महीने रहा, और मैं तो मेरी तो नौकरी यही थी। तो इसका हरगिज़ ये मतलब ये कि फवाद चौधरी साहब के साथ आप मेरा नाम मंसूब कर। मगर आप जो है एक किसी खुफिया इदारे में भी आप काम करते रहे, तो आपके लिए ये सब कुछ इतना हैरानकुन क्यों था? खुफिया इदारे में कोई बहुत अच्छे काम तो नहीं होते? नहीं, मतलब वो तो मैं अपने करियर, देखें सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले जो मैंने सबसे पहले ज्वाइन की थी, वो मैंने एक सिक्योरिटी इदारा ज्वाइन किया था, और बिल्कुल मुझे अपने उस रोजगार पर भी, उस अपनी उस नौकरी पर आज तक फख्र है। मैंने 1 साल वहां काम किया, उसके बाद फिर मैंने CSF करके मैं अपनी सिविल सर्विस में आ गया, इंफॉर्मेशन ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया पीर सलमान शाह राशिदी। यकीनन एक बड़ा फैसला है, और इसमें कोई शक नहीं कि कल के वाक़े में जो कि आम लोग निशाना बने, उसके हवाले से बहुत से मामलात पे हम जैसे लोगों को अफसोस भी हो सकता है। तो आसिफ रशीद चौधरी साहब, एज ए जर्नलिस्ट आप भी बहुत क्लोजली इस सारी सिचुएशन को कवर करते रहे हैं, और दिन रात हम इकट्ठे भी रहे, और काफ़ी भागदौड़ भी आप लोगों ने की। तो ये जो ऑपरेशन हुआ बुनियादी तौर पे, ये लाइटें ऑफ करके ब्लू एरिया के तमाम इसको ब्लैकआउट करके गोली भी चली, और ये ऑपरेशन रेंजर्स ने किया। जो वज़ीर इत्तलात का ये दावा है कि कोई गोली नहीं चली, कोई लाश नहीं गिरी, ये किस हद तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मती भाई, मैं तो वज़ीर इत्तलात साहब के इस दावे को दुरुस्त भी नहीं मानता, और मैं इस फैसले को भी दुरुस्त नहीं मानता कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शहरियों पे गोली चलाई जाए। और जो बात ये कही जा रही है कि इतने बंदे मरे और इतने मरे, मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि अगर एक भी बंदा मरा है तो उसकी जान का भी वही तकद्दुस है जो खुदा न खास्ता कोई दर्जनों लोग मरे। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गोली आप पे पहले नहीं चला रहा, तो रियासत गोली चलाने में पहल तो बिल्कुल कर भी नहीं सकती किसी कानून के तहत। जिस तरह राशिदी साहब बता रहे हैं कि जो लोग जख्मी थे, ज़ाहिर है फिर जब मजमे में गोली चलती है तो जो भगदड़ मचती है और जिस तरीके से नुकसान होता है, फिर ये तो नहीं पता होता किसको लगेगी, कहाँ लगेगी, कितनी। तो मैं तो इस सारे मामले की मजम्मत करता हूँ, और मैं कल सारा दिन मुझे इस प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा ही शदीद एहतजाज था। मेरा अपना मुझे बड़ा गुस्सा था कि पीटीआई ने सबसे पहले जो आके यहाँ पे टारगेट किया वो हमें मीडिया को किया। बतौर सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में सारा दिन लोगों के फ़ोन सुनता रहा कि हम फ़लाँ इदारे में हैं और हम मबूस हो गए, हमें यहाँ से निकालें, हम प्रेस क्लब में हैं, हम यहाँ फंस गए हैं। फिर मैं जियो टीवी में काम करता हूँ, आपको पता है कि कल जियो खाली कर दिया गया और एक होटल में ट्रांसमिशन ले गए, क्योंकि जियो के ऊपर भी पथराव हुआ, शीशे टूटे, नीचे आके लोगों ने बलवा किया। तो जो इसको रोकना तो पुलिस की जिम्मेदारी, इसको रोकना इमरान खान की भी जिम्मेदारी है, बुशरा बीबी की भी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, गंडापुर की भी जिम्मेदारी है, जो एक हक समझते हैं मीडिया के ऊपर तनकीद करना, लोगों को उकसाना कि मीडिया के ऊपर अटैक करें। इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो कल हुआ है वो सिलसिले की कड़ी है, आप क्या कहेंगे? मैं उसको जस्टिफाई करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया के ऊपर अटैक किए हैं, मैं तो एक उसके जवाब में ये जो लोगों पे गोलियां बरसी हैं, दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि गोलियां तो नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन मीडिया के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसके ऊपर एक इमरान खान के ऊपर होना चाहिए। मुझे एक गुजरा जो ये तकरीरों में बिला वजह कहते हैं कि मीडिया को देख लें, कल देखें डीएसएनजी वहां तोड़ी है इसी मजमे ने। चले लोग नहीं देखिए, इस वक्त आप यूनियन लीडर नहीं है, इस वक्त आप तज्जिया का मैं आपसे दो चीजें शेयर कर रहा हूँ ना। देखिए, एक तो ये लोग जब यहाँ आए हैं, दूसरी बात भी है, एक ये लोग जब यहाँ आए हैं ब्लू एरिया में, तो इन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़, दरख्त तोड़े हैं। अच्छा जो मेट्रो के स्टेशन हैं वहां पे अटैक किया। ये जो डेड बॉडीज हैं इनके लिए आप कुछ कहेंगे? ये जो लाशें गिरी हैं, जो भी लाशें गिरी, क्योंकि अभी तक देखें वो आप एक बात करके बस आगे चले जाते हैं। जिस घर में लाश गिरती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आपको अपनी डीएसएनजी की फिक्र है, उन लाशों और उन खानदानों के बारे में भी कुछ कहें ना, कि जो सारी उम्र के लिए तबाह हो गए। कि जो ये लाशें गिरी हैं फायरिंग से, मैं इसकी एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने फायरिंग की है, जो जिम्मेदार हैं, जो वजीर दाखिला हैं, आईजी हैं, उनके ऊपर जो लॉ इन्फोर्सिंग वालों की लाशें गिरी हैं उसकी एफआईआर होनी चाहिए। इमरान खान इंक्वायरी हो, कोई डाटा आदाद शुमार देने चाहिए, हुकूमत को छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साकिब बशीर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। साकिब बशीर साहब, जो मीडिया पे तज्ज़िये हो रहे हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, पीटीआई भाग गई और उनके दावे गलत साबित हो गए, ये आखिरी कॉल नहीं थी, फाइनल कॉल नहीं, ये क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये पीटीआई भाग गई है या ये आम शहरियों के साथ जो कल हुआ है उसके ऊपर तज्जियाकारों को और सहाफ़ियों को थोड़ी सी भागदौड़ करनी चाहिए, मालूम करें हुआ क्या है? ये वो मीडिया है जो इस काबिल तो नहीं है कि ये बता सके कि एक्चुअली कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, मगर तंज करने में और जुग्गतबाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं है। क्या कल जो इंसानियत के साथ हुआ उसके ऊपर इस तरह के तज्जिये होने चाहिए थे? बिल्कुल, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और एक तरफ जो हुकूमत है, अता तारड़ है, वज़ीर दाखिला है, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, हमने गोली चलाई ही नहीं, ना कोई हलाकत है। दूसरी जानिब जो है वो सोशल मीडिया पर कोई 30 को 35 बातें कर रहे हैं और पीटीआई ने कुछ 6-8 नाम दिए हैं। तो बतौर जर्नलिस्ट जो है मेरे ख्याल में मीडिया को तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ हर लिहाज से जो कंफर्म हो वो लेकर आए और उस पर जो है वो बात करें, ना कि उस पर जो जुमले कसना तो मेरे ख्याल में मुनासिब ही नहीं। अगर ये आप आज इस गोली चलने को जस्टिफाई करेंगे तो कल आप कैसे कहेंगे कि आपकी कोई किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं या आपका कोई मौक़िफ़ हो किसी और पार्टी के हक में, तो कल कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर जो रेड लाइन है मेरा ख्याल में ये गोली है। बाकी एहतजाज है ना, मतलब वो शहरी समझता है कि मेरा आईनी हक है, मैं एहतजाज करके सारी चीज़ें जो वो गवर्नमेंट के सामने रखूँगा, जो मेरी खर्चात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर आप गोली चला देंगे निहायत लोगों पर, बात ख़त्म। एक बंदा भी, मैं कहता हूँ डेथ अगर एक बंदे की हो, एक बंदा जख्मी हो जाए गोली पे तो बस बात ख़त्म है। वो 100, 10 या 15 की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए उसको मेरा ख्याल में जो मीडिया है उसको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। जब ये चला है इनका एहतजाज और ख़त्म हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि मीडिया ने कुछ पूरी जिम्मेदारी पूरी एक सहाफ़ी ने तो ये भी कह दिया कि मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि पीटीआई के लोग डी चौक में पहुंच गए हैं और ये हुकूमत तो बड़ी नायल है। मुझे यकीन है कल की जो गोलियां चली हैं उसके बाद उन सहाफ़ी मौसूफ को बड़ी उनका हौसला अफजाई हुई होगी कि नहीं, रियासत अभी है। तो अंजुम वकील साहब, आप भी माशाल्लाह से इस्लामाबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं और उसके सबूत के तौर पे आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फॉर्म 45 भी सारे पेश कर दिए हैं। तो कल आपके शहर में इस्लामाबाद में इतना बड़ा वाक़या हुआ, गोली चली, तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस गोली चलने के अमल को? देखें जी, गोली किसने चलाई वो भी आपके सामने है। आपके सामने है कि पहले अकला में एक पुलिस का एहलकार जो है उसको मार दिया गया, फिर उसके बाद ये रेंजर के एहलकार को मार दिया गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। ये हकीकत है कि ये भी मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए और जो बंदा कोई और आपको हलाकत भी अगर हुई है तो वो भी देखेंगे गोली किसने चलाई है। तो वो सामने टीवी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पूरी क्लियर कर बता रही है कि
कौन गोलियां चला रहा है, किन के पास शेल है, जो चीजें हुकूमत के पास होती हैं वो इन प्राइवेट सिविल लोगों के पास थी। तो ये पूरा सोचा समझे साजिश के तहत आए थे, जो अल्लाह ताला के मदद से मैं समझता हूँ वो साजिश नाकाम हो गई। तो करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वो आपके पहले आपको पता है कि पहले भी 9 मई में जो इन्होंने किया, फिर उसके बाद में एक सब इंस्पेक्टर को जो 26 नंबर चुंगी पर जो शहीद हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये पीटीआई की तो पूरी जो है सियासत तो मैं नहीं कहूँगा, ये पूरा अच्छा ये अंजुम वकील साहब, आपने अस्पतालों का दौरा भी किया होगा क्योंकि ये आप मुंतखब नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद के, तो कितने लोग जख्मी और कितनी डेड बॉडीज हैं जो अस्पतालों में रिसीव की गई? लेकिन डेड बॉडी का तो मुझे कोई पता नहीं। एक बॉडी मैंने पोली क्लिनिक में पता चला, अंदर तो मैं नहीं गया कि कोई थी। तो 12 नहीं, आप अंदर क्यों नहीं गए? आपको किसी ने जाने नहीं दिया या क्या? आप अंदर क्यों नहीं गए? किसी ने जाने नहीं दिया या क्या मसला था? अंदर क्यों नहीं गया अस्पताल के? नहीं, अस्पताल गए हैं, लेकिन हकीकत है उस तरफ मैं बस मालूमात की जो जख्मी है उनकी अब तक गया हूँ। अच्छा, कितने जख्मी हैं अंजुम वकील साहब, कितने जख्मी हुए कल? तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 से लोग। अच्छा, और पिम्स में क्या? पिम्स में कितने जख्मी किए किसने है? 40 है या 10 है जख्मी की किसने है? अच्छा, ये देखने की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने या रेंजर ने कोई गोली नहीं चलाई, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस है रेंजर के पीछे अगर कोई इंतहाई इकदाम 26 नंबर पे जितना हुआ है, कोई हवाई फायरिंग वगैरह हुई है इन्होंने, लेकिन यह है कि पुलिस ने जिस तरह तमर का मुजाहरा किया और जिस तरह उनके लोगों को पुलिस वालों को मारा गया। अच्छा, ये जो हवाई फायरिंग हुई है, तो इस हवाई फायरिंग से बकौल आपके 30-40 लोग जख्मी हो सकते हैं इतने हवाई फायरिंग से? चुंगी वाली साइड मेरे ख्याल में जख्मी तो हो सकते हैं। जाहिर है कि गोली जब ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, जाहिर बात है। उन्होंने भाग दौड़ है, पूरा झूम है, और सबसे ज्यादा आप टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि उनके लोगों के पास हथियार भी थे, आंसू गैस चलाने वाले भी थे, सब कुछ थे। अच्छा, वो उनको भी देखें और देखे तशद्दुद के जरिए आप उस देखे ना, पहले एक बंदा उन्होंने हकले पे मारा, फिर नहीं वो आपने बता दिया हकला पे, लेकिन फायरिंग ये डी चौक में हुई है ना, तो मतलब कि इसलिए मैं कह रहा था कि शायद डी चौक की फायरिंग आपकी इजाजत से हुई हो या आपके नॉलेज में हो। कोई नहीं, किसी इलाके पे कोई इल्म नहीं है। डी चौक में भी लागत हुई है जी। जख्मी हो सकता है वो भी, तो हमने तुझे देखा जख्मी थे हुए हैं, नहीं पता कहाँ हुए हैं, लेकिन भागदौड़ भी जो हुई है। बहुत शुक्रिया अंजुम वकील, जो इस्लामाबाद के बाकायदा सरकारी तौर पे नोटिफाइड मुंतखब नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।